गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 में हिंदी में लेसन 9 नीम की ईंट पढ़ाई होने जा रही है और आप लोगों को लेसन 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई हो चुकी। 6, 7 सिलेबस से हटा दिया गया है और 8 की भी पढ़ाई हो चुकी है। आज है 9 लेसन नीम की ईंट। तो नीम की ईंट शीर्षक कहानी के लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी के कहानी में नीम का ईंट का उदाहरण देकर बच्चों को निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी गई है। यानी बच्चे जो हैं जो भी काम करें निस्वार्थ से करें, उसमें इसका कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं और त्याग और बलिदान की प्रेरणा की बताई गई है। आज देश और समाज के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो प्रशंसा के लिए नहीं कर्तव्य के लिए कर्म करे। यानी ऐसे युवा की आवश्यकता है जो अपनी प्रशंसा से काम नहीं करे, कर्म नहीं करे, कर्तव्य से कार्य को आगे बढ़ाए। तो कहानी स्टार्ट होती है और इसमें थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है। जैसे सुघर, सुघर मीन्स होता है अच्छी तरह से बनी हुई, यानी कोई भी काम जो है अच्छे तरीके से किया गया हो उसे कहते हैं सुघर। दूसरा है आवरण, आवरण मीन्स होता है कोट, आवरण मीन्स कवर खोल। शिवम मीन्स होता है कल्याणकारी। भद्दापन यानी बदसूरती। लोकलोचनो लोगों की दृष्टि से, लोग यानी समाज को कहते हैं लोचन, आलोचना माने लोगों की दृष्टि से जो आलोचना की गई। इसके बाद होता है मौन, मौन मीन्स होता है शांत रहना। मूक कहते हैं जो चुप रहता है, जो बोल नहीं सकता है, तो चुप रहना। अंधकूप यानी अंधेरा कुआं। शहादत यानी बलिदान। आधारशिला यानी बुनियाद का पत्थर, यानी तुम्हारे कर्म का जो पत्थर है। मूढ़ माने मूर्ख। अनुप्राणित माने प्रेरित करना। आतुर मीन्स उतावला। तो ये कुछ कठिन वर्ड्स थे, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब कहानी है कि वह जो चमकीली सुंदर सुघर सी इमारत है वह किस पर टिकी है। जो भी आप लोग सुंदर इमारत को देखते हैं कि बहुत सुंदर है, चमकीला है, उसकी सुंदरता इतनी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो वह इमारत किस पर टिकी है। इसके पंगुरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है। पंगुरे कहते हैं ऊंचे इसकी किला को। तो किला को हम लोग देखते हैं, उसकी सुंदरता को देख करके उसका वर्णन करते हैं, लेकिन कभी किसी की उसकी नींव जो उसकी आधारशिला है, यानी उस पर किस पर टिका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप जमीन पर खड़े होते हैं तो जमीन आपका खड़ा होने का आधार है। यदि यही डगमगा जाएगा तो आप गिर जाएंगे। तो उसी तरह इमारत है। इमारत को बनाने में जो इतनी सुंदर इमारत देखते हैं आप लोग, उसका नींव की ओर कभी ध्यान नहीं है। दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। यानी चमक दमक की दुनिया में, जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा बात है कि आप लोग जब किसी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर किसी चीज को देखते हैं और देख करके उसको पसंद कर लेते हैं कि ये चीज बहुत ही अच्छी है, जब उसकी तह में जाते हैं
उसको हाथ में प्राप्त करते हैं, तब वह मालूम चलता है कि नहीं, यह अच्छी नहीं है। तो उसी तरह ठोस सत्य के पीछे लोगों का ध्यान जो है कम आकर्षित होता है और चमक दमक के पीछे लोग आगे भागते रहते हैं। यही दुनिया का रीति है और यही दुनिया सब लोग देखते हैं। उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य जो है सदा शिवम होता है, किंतु वह हमेशा सुंदरम ही हो यह आवश्यक नहीं है। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा सुंदरम ही हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म करते हैं, साथ साथ जो है जन्मा करते हैं, जन्म लेते हैं। यानी मान लीजिए कि किसी कुरूप चीज को देख करके उसकी आप अवहेलना कर दें, तो वह कटु सत्य जो है सबको बुरा लग जाता है। तो कठोरता और भद्दापन का साथ साथ जन्म होता है। जन्म जिया करते और जीते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। जब हम कठोर पानी को सहने का प्रयास करेंगे तो सत्य हमारे सामने आएगा। कठोर वाणी को नहीं सह पाएंगे तो सत्य हमारे सामने से भाग जाएगा। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बर्बक लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ साथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत का होना न होना निर्भर करता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरे मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिस ईंट ने देखा कि इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। यानी जो कंगूरे में सुंदर वस्तु लगती है, उससे अधिक सुंदर वस्तु को नींव में डाल दिया गया, ताकि जो इमारत जो है हमारा बहुत ही सुंदर दिखे और बहुत ही मजबूत हो। वह ईंट जिसने अपने को साफ हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंध को इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर दृष्टि देखे। सुंदर दृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ अनुभवी लोगों को मौन मुख शहादत का लाल चेहरा पहनना है। जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने धर्म के प्रचार में अपने को अनाम अर्पित कर दिया।
यानी जिसके नाम की प्रशंसा ही नहीं की गई, उस व्यक्ति ने ईसा के धर्म को प्रचार किया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हो गए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हैं। उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट से, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदान के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दर्दीची नहीं हुए हो, जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृतासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूल धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना, जो सत्य से अभी तक दबा हुआ है, उसको खोज करके निकालना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस है कि कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ मची है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो सवासियों से दूर हो, तलबंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें इच्छा न हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज जो है चिल्ला रहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है। देश के नौजवानों को यह चुनौती। तो ये था आप लोग का ये रामवंश बेनीपुरी की लिखी हुई कहानी नींव की ईंट। तो आप लोग भी ऐसे संकल्प करें कि हम देश में जो उथल पुथल मची हुई है, अपने कर्तव्य के पथ पर उसको आगे बढ़ करके सुधारें, उससे लालसा और कामना की इच्छा न लें। धन्यवाद। किसको पढ़ना है? आपका तीनों हो गया था, आप तीनों पढ़ा लिए हैं।
Okay, good morning everyone. Yes, कल हमने पढ़ा था 3 टाइप के प्रोनाउन. Okay, now the fourth one is indefinite pronoun. When a pronoun is deferred in a general way, it is called indefinite pronoun. Okay, general way means कि अगर कोई भी pronoun को हम general way में कुछ भी बोलते हैं, मतलब जैसे कि किसी दूसरे को रेफर करते हैं, मतलब कि कोई कहाँ जा रहा है, कोई ये कर रहा है, ठीक है, वैसे प्रोनाउन को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब कि हम किसी को भी रेफर कर सकते हैं. ओके, एज फॉर एग्जांपल सम आर बोर्न ग्रेट, मतलब कुछ लोग बहुत महान पैदा होते हैं, तो कुछ लोग में ये जो सम है ये उन लोगों के लिए जो ग्रेट है. ओके, तो ये हम रेफर कर रहे हैं जनरल वे में किसी और को. हियर वी यूज सम. ओके, ऑल आर नॉट रिच. दिस ऑल मतलब कि सारे अमीर नहीं होते. दिस ऑल मतलब सारे जो है ये सारे किसको रेफर कर रहा है, जो जो रिच है. तो जनरल वे में हम क्या कह देते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं. तो एक जनरल चीज को, जो ये जनरल चीज हमें रेफर करता है, इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, डू गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों के साथ अच्छा करो. और दिस अदर्स रेफर टू इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, मतलब कि कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है. नन मतलब क्या, जनरल वे में हमने क्या कह दिया कि कोई भी बुक जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है. ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो करते हैं. ओके, मतलब उसमें कंसीडर करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज मेनी. Everybody, every one, each one, everyone, each, few, anyone, anyone. ये सब जितने भी टर्म्स है, these all are come under indefinite pronoun. Okay. Okay. So now we will study the fifth part, that is fifth kind of pronoun, demonstrative pronoun. Point out the object. So we just तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए यूज होता है जो उसके लिए वो होता है. ओके, मतलब जैसे कि
दिस इज अ कॉस्टली पेन, मतलब ये पेन जो है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, ओके, मतलब कि पेन महंगा है, तो पेन को बताने के लिए हेयर वी यूज दिस, तो ये जो दिस है ये पेन को बता रहा है, तो ये जो वर्ड है दिस, दोज, देयर, दीज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, लाइक दिस इज अ कॉस्टली पेन, दोज आर हर कजन, मतलब वो उसके कजन है, तो ये कजन जो है, कजन किसके हैं, उसके मतलब कजन कौन हो गया, दोस्त से बता रहे हैं, ओके, दीज आर माई फेवरेट बुक, तो ये बुक जो है क्या है, फेवरेट क्या है हमारा, आवर फेवरेट इज बुक, ओके, एंड ये बुक जो है, इस बुक को हम लोग किस प्रोनाउन को बता रहे हैं, दीज से, ओके, तो ये दिस, दोज, दीज, दैट, ये सब जहाँ भी यूज होता है इस तरीके के वर्ड्स ये आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, ओके, ओके, so now you get demonstrative pronoun. Now the sixth kind, that is relative pronoun, okay. मतलब ये उस पर्सन और उस चीज को बताता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ओके, जैसे कि अभी हम बात कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल, ओके, से आई हैव रिटन दिस इज अ गर्ल, ओके, यहाँ पे हम एक लड़की के बारे में बता रहे हैं, दिस इज अ गर्ल, अब उस लड़की के बारे में हम क्या, मतलब इस लड़की के बारे में जो भी डिस्क्राइब करेंगे हम, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, ओके, दिस इज अ गर्ल, ओके, शी इज, मतलब वो एक लड़की है, उसने मेरा पेंसिल तोड़ दिया, मतलब उस लड़की को हम रिलेट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में शी के साथ, तो ये जो रिलेशन आ रहा है इस लड़की के बीच में और ये जो शी वाले सेंटेंस में, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो एक लड़का, उस लड़के के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं जो उसको रिलेट करे, तो मतलब तो ये जो लड़का है इसके बारे में हम एक रिलेशन इस सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी दो सेंटेंस के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रिलेट करे, दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, दिस इज अ बस, मतलब कोई बस के बारे में बताया, एंड इट गोज टू दिल्ली, तो ये जो इट आएगा हमारा यहाँ पे, दिस इट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, now you get it, now the seventh is interrogative pronoun, इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला कोई भी सेंटेंस, ओके, इट इज यूज्ड फॉर नाउन एंड आस्क क्वेश्चन, नाउन के लिए यूज होता है और हम क्वेश्चन पूछने में जो भी वर्ड या प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि
means what? Who is a pronoun? और यहाँ पे we are using मतलब हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि खिड़की किसने तोड़ी. तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हम हमेशा जिस प्रोनाउन से यूज करते हैं वो प्रोनाउन जो होता है हमारा दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ओके. Another example. Okay. Where do you want to go? These all are interrogative sentences. Okay. And the whole sentence we start from the pronoun that is the interrogative pronoun. Who, which, where, how. Okay. Now the eighth part. Distributing मतलब क्या होता है? Distributing means बांटना. Okay. So it refers to person, place, or thing one at a time. मतलब एक बार में ये किसी भी बहुत सारे पर्सन या फिर प्लेस या किसी भी चीज को अगर रेफर करता हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा. तो ये बॉय जो है ये क्या है? पर्सन है और बहुत सारे पर्सन. ओके. मतलब एक बार में ऑन अ टाइम देयर आर बहुत सारे बॉयज है. तो इसमें से हर बॉय को प्राइज मिला. ओके. तो ये जो बॉयज है ये क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है और ये बहुत सारा है. डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव में वी विल यूज ईच. ओके. इस बॉयज की जगह पर हमने ईच यूज किया. मतलब दोनों रोड में से कोई भी रोड आगरा जा सकता है. तो दिस इधर ये रोड की जगह पे यूज हुआ. ओके. एज आई हैव टोल्ड यू प्लेस. यहाँ पे प्लेस आया तो रोड भी एक प्लेस है. ओके. तो एक बार में दो रोड है तो उसको हम इधर से डिनोट करेंगे कि या तो एक जाएगा या तो दूसरा जाएगा. ओके. ओके. So now the last sign possessive pronoun. Okay. It shows possession. पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब कि कोई भी चीज के बारे में कोई भी चीज के बारे में बताना कि ये मेरा ही है, ये उसका है, ये इसका है. ओके. तो ये जो पोजीशन होता है मतलब ये जो चीज जिसको बिलोंग करता है ये उसके पास ही रहेगा. दीज थिंग्स आर कॉल्ड पोजीशन. ओके. एग्जांपल माइंड जो ये बता रहा है कि मेरा है, ये पोजीशन बता रहा है. ओके. मतलब ये बुक उसके है, उसके इज शोइंग अ पोजीशन एंड सो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन. ओके.
हमारी पोजीशन के, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। और ये था 9th पार्ट पॉजिटिव प्रोनाउन का। अब इसके बाद ये प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। ओके, नाउ अगले क्लास में वी विल स्टडी वर्ब। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 8 की पिछले दिनों मैंने बताया था शेल के बारे में, और शेल से मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज शेल, वेयर सेल इज ऑब्टेन्ड, हु डिस्कवर सेल, ओके, शेल थ्योरी, वेरिएशन ऑफ शेल, and the still combined with tissue, organ system, and individual person. Variation, why variation in cell shape and size, shell membrane और plasma membrane, इसके बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद आज हम चल रहे हैं, हाँ इसके साथ कुछ और ही बताया था मैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, और जीन की डीएनए, आरएनए, इसकी विस्तृत चर्चा में। आज चल रहे हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। शेल में का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल रूम होता है। ही कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये क्या करता है? शेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंड इट ट्रांसमिट द information of cell, all the heredity characters from one generation to another। और ये सेल की जितनी हेरिडिटी, वर्ड है हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या है? अनुवांशिक। इसको कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो खानदानी, है ना। तो जो हमारी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैटर्नल गुण है, वो हेरिडिटी, तो क्या कहते हैं सेंस में? हेरिडिटी। तो ये जो है न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसप्लांट करता है। सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो सेल में हम आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसमें सबसे फेमस है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये फूड को ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन कब करता है? जब हम रिस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है फूड को, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी के द्वारा सेल वर्क करता है, एक पर्सन वर्क करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल में एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस विद इन द सेल, सेल में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस को इधर से उधर करता है। Usher and Golgi complex, it is responsible for the concentration, storage and excretion of substance from the cell। ये सेल में concentration क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा, या विष पदार्थ कैसे बाहर निकलेगा, इसको गोल्गी ऑपरेटर करता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। क्या करता है? ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए हम इसको साइड बैक ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी सेल की आत्महत्या की पहले भी कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन का सिंथेसिस में क्या करता है? हमारी मदद करता है, ठीक। अब एक वर्ड है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये 3 तरह का होता है। ये ओनली मेनली प्लांट सेल में होता है, और ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण कोई भी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, और इसके कारण लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। अभी एक बात में आपके मन में एक सवाल आती है, सर क्या इतना इम्पोर्टेंट है?
और एक और थोड़ी सी और भी है कि मान लिया जाए कि आप में से कोई साइंटिस्ट हो गया और एनिमल सेल में कहीं क्लोरोप्लास्ट पुट कर दिया, तो निस्संदेह आदमी का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन होगा, एज ए प्लांट, है ना? तो क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट। फूलों का रंग बहुत खूबसूरत होता है और फलों का रंग और भी खूबसूरत होता है। तो ये किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है वॉकुले। ये जो होता है मेनली प्लांट सेल में होता है और अगर मैच्योर प्लांट सेल है तो उसमें सिंगल बड़ा सा वॉक्यूल आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर एनिमल सेल है या यंग प्लांट सेल है तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वॉक्यूल के रूप में दिखाई देंगे। अब बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कॉरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसमें जो वेल मेम्ब्रेन होता है वेल नहीं होता है, अच्छी तरह वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। और इसके कारण जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया है, ग्लोरिग्रीस अलगी है। यूरोकैटिक यू मतलब होता है ट्रू और कार्योन तो होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो क्या होता है सही हो, यानी सेल मेम्ब्रेन है तो उसके बाउंडेड होता है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास डॉट करते रहते हैं। और ये सारे प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो एक कॉमन वर्ड है डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजन, सेल मतलब सेल का, कोशिका का, यानी एक कोशिका जो है एक सेल डिवाइड इनटू टू, ठीक है। पिछले में मैंने आपको कहा था कि डिवीजन होते दो तरह के होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। तो हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, हम इतना ही जानेंगे मियोसिस के बारे में कि एक सेल डिवाइड होकर दो में हो जाता है। जब सेल मैच्योर हो जाता है, एक फिक्स सेल साइज आ जाता है तो ये डिवाइड होना शुरू है और जब डिवाइड करता है तो ये दो डॉटर एलिमेंट दो डॉटर सेल में कन्वर्ट कर जाता है। इसके सेल जो होते हैं, जो डॉटर सेल होते हैं एज सेम साइज सिमिलर होते हैं, कैसे? पेरेंट सेल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हमारे बॉडी के अंदर है जिसमें सेल डिवीजन तो होता है, लेकिन ये सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ऐसा है कि कहीं आउट है, कहीं ये हो गया इफेक्टिव हो गया तो वह टिश्यू इफेक्टिव हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, तो सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है इस इफेक्टेड पार्ट को ये कवर कर लेते हैं। लेकिन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होता है इसके सेल अगर डैमेज हो जाते हैं, इसके टिश्यू अगर डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये डिवीजन के द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते, ये परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो आई थिंक आई फिनिश दिस चैप्टर और बुक्स तो है ही आपके पास। तो अगले दिन जब हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स की, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ाएंगे हम आपको। और आई थिंक कि ये जो चैप्टर है 9, आप बुक्स देख रहे हैं, अगर आपके पास बुक्स है तो ये ध्यान से देख लीजिए। 18 है टोटल 18 है और उसमें हमको पढ़ना है 9 हाफ पीरियड तक। तो ये लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो जो कल का क्लास होगा उसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे हम आपको, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, चैप्टर ही खत्म हो गया, न्यू चैप्टर कल मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 7.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं।
तो एक हम बताए थे 3 में का 8, लेकिन अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था A 2 minus 9 2 minus 9y minus 17 minus 4y minus 9y by 17 minus 4y 17 minus 4y equal to 4 by 5 ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई के माध्यम से। यहाँ पर y जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा u minus 9y और ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 minus 4y। ये प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया था। फिर एक बार हम करते हैं। इस तरह से 5 को जान 10 minus 9 5 45 equal to 13 को जान 68 minus 4 को जान 3। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए 45y को पहले माइनस अगर इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और 68 को इधर लाते हैं तो ये प्लस इधर और क्या होगा माइनस हो जाएगा। इन माइनस 68 प्लस 10 हो जाएगा और ये 45y माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें से 10 को लेट करेंगे तो 58 हो जाएगा माइनस में और 45y में 16y को लेट करेंगे तो बचेगा क्या 9 अब माइनस 29 ये टर्म बन जाएगा y का जो तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्या है 6y minus 5 6y minus 5 upon 2y equal to 7 by 9 7 by यहाँ भी कंडीशन वही है 9 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 6y minus 5 और 7 into 2y मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये हो जाएगा 54y minus 45 equal to 40y। अब यहाँ पे इस 45 माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और छोटे वाले को इस साइड लिखते हैं तो 5y माइनस 14y इक्वल टू 45। यहाँ पर 54y 45 की लेस कर देंगे 4.0 45 इक्वल टू 45 यानी y इक्वल टू 45 by 5 से subtraction 5 9 जा 9 by 8 ये आपका सरल है। तो इस तरह से क्वेश्चन और सी नंबर का जो क्वेश्चन है वह एकदम सेम फर्स्ट की तरह है। तो लास्ट एक क्वेश्चन आपको बता दें डी नंबर 3x by 5x plus 2। यहाँ पे जो डी नंबर का क्वेश्चन है बी के बाद बी
इसमें है 3x बाई 5x प्लस 3x बाई 5x प्लस इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन से अलग है, तो यहाँ इसको करते हैं 3x इक्वल टू माइनस 2 5x, ठीक है। इस 5x प्लस को इसमें से आप मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3x इक्वल टू 5 टू द 10, तो माइनस 10 हो जाएगा और 2 टू द 4 या माइनस 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेन माइनस में तो ये प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4 बचेगा और ये 10 से ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4, यानी एक आंसर हो जाएगा -4 बाई 13। ये आपका अब आप इस तरह से 7.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वाले चैप्टर में 7.2 में जो वर्क प्रॉब्लम है वो आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको आप कर लेंगे और कल से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऐसे 5-5 करके हम आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप घर पे बैठे आराम से बना लीजिए। और ये डबल चल रहा है, एक बार और हम रिवीजन कराए है ना, तो ये स्पीड डबल चल रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।